सिखाते हैं। देखो ये पार्ट ऐसा है जिससे कि तुमको हर साल एक क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। अब मान लो एक साइमल्टेनियस इक्वेशन लिखते हैं। देखो a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 और a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। देखो ये एक साइमल्टेनियस इक्वेशन है, तीन वेरिएबल, तीन इक्वेशन। तो इसको डिटर्मिनेंट के मेथड से देखो सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो पहले सारे कोएफिशिएंट्स को यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखो। a1 b1 c1, a2 b2 c2 और a3 b3 c3। देखो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कोएफिशिएंट डिटर्मिनेंट कहेंगे, ठीक है। अब जो x वाला जो कॉलम है कोएफिशिएंट्स का, ये वाला, इसकी जगह राइट साइड वाले कांस्टेंट्स को रिप्लेस कर दो। d1 d2 d3, b1 c1, b2 c2 एंड b3 c3। देखो इससे रिप्लेस कर दिया तो ये डेल्टा x लिखेंगे। डेल्टा y हो गया देखो a1 d1 c1, a2 d2 c2 और a3 d3 c3। देखो और सिमिलरली डेल्टा z हो गया जब तुम z वाला कोएफिशिएंट्स को रिप्लेस कर दिए कांस्टेंट से। a1 b1 d1, a2 b2 d2 और a3 b3 d3, ठीक है। पहले तुम ये लिख लो, ये चारों डिटर्मिनेंट लिख लो, कोएफिशिएंट डिटर्मिनेंट, डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z, ठीक है। लिख लिए सब लोग? यस सर। अब देखो, अब लिखो अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल, लिखो अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल x is equal to delta x by delta, y is equal to delta y by delta and z is equal to delta z by delta, ठीक है। x y z का वैल्यू तुम्हारा ये होगा। देखो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पहले लेके दिखा रहा हूं, ठीक है। फिर इसमें एक्चुअली 5 केस आएगा, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो एग्जाम्पल के तौर पे मान लो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, ये एक इक्वेशन है। x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 2 है और x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 0। देखो ये तीसरा इक्वेशन। तो सबसे पहले देखो ये चारों डिटर्मिनेंट पहले इवैल्यूएट करो। तो देखो 1 1 1, 1 2 1 और 1 1 2। देखो यही ना लिखेंगे कोएफिशिएंट डिटर्मिनेंट। अब इसमें कॉलम ऑपरेशन हम अप्लाई कर देते हैं। तो देखो ये क्या हो गया, 1 1 1, इसको छोड़ दिया, ये 0 0, ये हो गया 0 0 1, करेक्ट। यानी इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आया, 1 आया। देखो डेल्टा x मतलब पहला कॉलम को रिप्लेस कर दो 1 2 0 से। तो देखो 1 2 0, 1 2 1, 1 1 2। देखो इसमें भी कॉलम ऑपरेशन लगाओ। तो देखो 1 2 0 0 0 1 और ये हो गया 1 1 2, करेक्ट। अब इसको अगर मैं इसी के अलोंग एक्सपैंड कर दूं तो 1 माइनस 2 दैट इज -1 और माइनस ऑफ -1 यानी ये 1 आ गया। देखो डेल्टा y लिखेंगे 1 1 1, ये हो गया 1 2 0 1 1 2। सेम कॉलम ऑपरेशन यहां पर भी लगा दो। तो देखो ये क्या आएगा,
1 1 1 0 1 -1 0 0 1, ठीक है। अब इसको थर्ड कॉलम के लॉन्ग एक्सपैंड करो तो इसका वैल्यू भी आता है 1। अब डेल्टा z देखो 1 1 1, ये हो गया 1 2 1 और ये 1 2 0, करेक्ट। अब इसको C2 को C2 माइनस C3 लिख दो तो ये आ गया कितना 0 0 1 और ये 1 2 0। अब अगर इस कॉलम के लॉन्ग एक्सपैंड करते हो तो देखो 2 -1 यानी ये -1 आता है। तो हम x क्या लिखेंगे बताओ, डेल्टा x बाई डेल्टा यानी 1 हो गया, y भी 1 हो गया और z -1 हो गया। देखो चेक करके इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं, हाँ या ना। यस सर। तो ये डिटर्मिनेंट वाला मेथड से भी तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें जो 5 केस आता है सवाल उसी से आता है, ठीक है। तो अब वो 5 केस लिखने के लिए तैयार हो जाओ। अब पहले समझा रहा हूं, ध्यान से देखो। जैसे ये इक्वेशन मैंने लिया था तो देखो लेफ्ट साइड में डिग्री ऑफ वेरिएबल कितना है 1 और राइट साइड में कितना है 0। तो अगर लेफ्ट साइड में डिग्री 1 है, राइट साइड में 0 है, तो क्या ऑल थ्रू आउट डिग्री सेम रहा? नहीं रहा। तो क्या कहेंगे इसको, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। ये वाला लिख चुके हो पहले? यस सर। ओके। अब देखो एग्जाम्पल मैंने क्यों लिया था उसका कारण है। तो अब देखो टाइप 1 पहले लिखो, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। ओके, इसमें लिखो इफ एट लीस्ट वन ऑफ d1 d2 d3, इफ एट लीस्ट वन ऑफ d1 d2 d3, ये जो कॉन्स्टेंट्स है, इज नॉन जीरो, then the system of equations is said to be non-homogeneous. Then the system of equations is said to be non-homogeneous. ठीक है। अब इसमें केस 1 लिखो, if delta is not equal to 0, यानी कोएफिशिएंट डिटर्मिनेंट। जो देखो अभी जो मैंने सॉल्व किया था उसमें डेल्टा 1 आया था, दैट वाज अ नॉन जीरो क्वांटिटी, और एज ए रिजल्ट देखो x1 y1 और z -1 एक यूनिक सॉल्यूशन आया कि नहीं आया, यानी एक यूनिक वैल्यू ऑफ x y z जो तीनों को सेटिस्फाई करता है। तो इसमें इसलिए लिखो कि केस 1, इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, then the system of equations is consistent. The system of equations is consistent and it has a unique solution. And it has a unique solution. ठीक है, यानी एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड निकलेगा। क्यों? डिनोमिनेटर नॉन जीरो है, ठीक है। अब केस 2 में लिखो, इफ डेल्टा इक्वल्स टू 0 बट इफ डेल्टा इक्वल्स टू 0 यानी कोएफिशिएंट डिटर्मिनेंट 0 हो गया, बट एट लीस्ट वन ऑफ delta x, delta y, delta z, but at least one of delta x, delta y, delta z is non-zero, then the system of equations is inconsistent, and it does not have a solution, ठीक है।
कारण क्या है? अब यहां ध्यान से देखो, अगर ये फाइनाइट बाई 0 हुआ तो x इंफिनिटी हो गया, मान लो डेल्टा x फाइनाइट हुआ तो फाइनाइट बाई 0 इंफिनिटी, तो अब मान लो x इंफिनिटी है, कोई भी इक्वेशन में डाल के देखो, तो देखो इंफिनिटी इक्वल टू फाइनाइट कभी पॉसिबल है? बोलो। नो सर। और सर तो क्या No, ऐसा sir. सॉल्यूशन, ऐसे केस में कोई सॉल्यूशन होगा? नहीं होगा। समझ में आया बात? अब इसका जियोमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझाता हूं केस 1 केस 2 क्या सिग्निफाई करता है। देखो ये किसका इक्वेशन है? 3D तो तुम लोग पढ़ चुके हो, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, ये प्लेन को सिग्निफाई करता है कि नहीं? Yes, sir. यस तो सर। ये तीन डिस्टिंक्ट प्लेन जब कट करता है, देखो अपना रूम का कॉर्नर की तरफ देखो, वहां पे 3 प्लेन मीट करता है और एज ए रिजल्ट एक पॉइंट आता है कि नहीं? Yes, sir. तो केस 1 में ये बात मेंशन करो, केस 1 में ये बात लिख लो कि इन दिस केस, या ऐसे लिखो, दिस केस रिप्रेजेंट्स 3 डिस्टिंक्ट प्लेन्स इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट। केस 1 क्या सिग्निफाई किया? 3 अलग अलग प्लेन एक पॉइंट पे जो मीट कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब ये देखो दूसरा केस क्या सिग्निफाई कर रहा है। अगर मान लो एक प्लेन ऐसे है और दूसरा प्लेन भी ऐसे है, देखो दोनों एक दूसरे का पैरेलल है, और एक तीसरा प्लेन देखो ऐसे कट किया, तो बताओ इसको अगर 2D में सोचोगे तो देखो ऐसा आया, बताओ क्या ये तीनों का एक सॉल्यूशन कभी संभव है? इज इट पॉसिबल? No, sir. No. तो ये केस 2 में क्या सिग्निफाई करता है? ये सिग्निफाई करता है कि एनी टू ऑफ देम द प्लेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, करेक्ट, एंड द थर्ड प्लेन इज सिंपली इंटरसेक्टिंग इट, और इसीलिए इसका कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता है। समझ में आया बात? अब केस 3 पे आते हैं, और इसमें क्या कहते हैं, इसी को कहा जाता है इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम। इसी में कहते हैं कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है ये इनकॉन्सिस्टेंट है, मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं। देखो कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट में यही फर्क है, जो कॉन्सिस्टेंट होगा उसमें सॉल्यूशन सेट आएगा, इनकॉन्सिस्टेंट में नहीं आएगा, सिंपल सा बात है। थर्ड केस लिखो, केस 3, if delta equal to delta x equal to delta y equal to delta z and this is equal to 0, ठीक है। देखो ये चारों डिटर्मिनेंट जब 0 हो जाएगा, तो चारों डिटर्मिनेंट जब 0 हो जाएगा तो लिख लो पहले, उसके बाद बता दे रहे हैं। देखो ये 0/0 का इंडिटरमिनेट टाइप का केस है, ठीक है। तो ऐसे देखने में लगेगा कि कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होता है। रीजन अभी हम समझा दे रहे हैं, पहले लिख लो कि इफ ये डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा जेड इक्वल टू 0, then the system of equations is consistent and it has infinite solutions, and it has infinite solutions। देखो मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूं, मान लो मैंने लिखा x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, देखो 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4, और यहां पे मैंने लिखा 4x माइनस 2y प्लस 2z इक्वल टू 8। अब जरा एक बात मार्क करो, देखो ये दोनों प्लेन्स कोइंसिडेंट है कि नहीं? हाँ है ना? यस सर। तो ये दोनों प्लेन्स अगर कोइंसिडेंट है तो ये हम एक ही ना गिनेंगे, और ये प्लेन जब कट किया तो दो प्लेन्स जब आपस में कट करता है तो क्या देता है? एक लाइन देता है। देखो दो प्लेन कैसे भी कट करो तो इट विल ऑलवेज गिव यू अ लाइन। तो ये देखो ये मान लो कट किया तो ये यहां पे तुम्हारा लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स आएगा, हाँ या ना? यस सर।
तो ये एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को जनरेट करता है और लाइन पे कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट। यस सर। अब इनफाइनाइट पॉइंट कैसे है तो वो भी देखो, काउंट कर लो। यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे मान लो मैंने इसको डिसाइड किया कि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे z के टर्म्स में। तो देखो पहला इक्वेशन ऐसे लिखा और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस जेड लिखा, ठीक है। ऑलराइट, सबट्रैक्ट कर लो। तो देखो x इज इक्वल टू कितना आया? 1। अब x इक्वल टू 1 पुट कर दो तो y कितना हुआ? 1 माइनस 3, दैट मीन्स ये हो गया z माइनस 2। तो सॉल्यूशन सेट इसका क्या हुआ? 1 कमा z माइनस 2 कमा z। अब बताओ z जैसे जैसे चेंज करेगा ये पॉइंट का सेट बदलेगा, क्योंकि z तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है और इसीलिए इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस जनरेट होगा कि नहीं? यस सर। हाँ या ना? यस सर। ओके, लिखने दीजिए। तो ये तीनों केस समझ में आया? यस सर। तो कॉन्सिस्टेंट वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चे? सॉल्यूशन होना मतलब कॉन्सिस्टेंट। तो और कॉन्सिस्टेंट कब है? या तो चारों डिटर्मिनेंट जीरो है या कोएफिशिएंट डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तब ये कॉन्सिस्टेंट होगा। लेकिन अगर मान लो कोएफिशिएंट डिटर्मिनेंट जीरो है लेकिन डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड में से कम एक अगर नॉन जीरो हो जाए तो हम यहां पे क्या कहेंगे? सिस्टम इनकॉन्सिस्टेंट है। और तीनों में ज्योमेट्रिकली क्या सिग्निफाई करेगा ये पता चल गया? यस सर। ओके, अब टाइप 2 पे आते हैं। टाइप 2 को कहा जाता है होमोजीनियस इक्वेशन। लिखने के लिए तैयार हो? यस सर। लिखो, if d1 equal to d2 equals to d3 equals to 0, if d1 equal to d2 equal to d3 equal to 0, then the system of equations is said to be, then the system of equations is said to be homogeneous। ठीक है? क्यों? देखो लेफ्ट साइड में सबका डिग्री 1 है, राइट साइड में 0 है, तो तुम उसे 0 इंटू एक्स भी लिख सकते हो, 0 इंटू वाई लिख सकते हो, जो मर्जी लिख सकते हो, यानी डिग्री ऑल थ्रू आउट 1 मेंटेन्ड है। तो राइट साइड में होमोजीनियस सिस्टम में हमेशा राइट साइड में 0 होगा, ठीक है। अब देखो राइट साइड में जैसे ही 0 हुआ तो इसका इंपैक्ट क्या होता है ये देखो ध्यान से। डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड हमेशा 0 हो जाएगा कि नहीं? देखो एक पूरा कॉलम 0, एक कॉलम 0 यहां पे। तो जब एक कॉलम डिटर्मिनेंट का 0 हो जाता है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना हुआ? 0 हुआ। 0। करेक्ट। तो Yes, होमोजीनियस इक्वेशन में तुम्हारा डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा जेड ये हमेशा 0 होगा। क्यों? अब ये अगर हमेशा 0 है, अब यहां देखो इफ डेल्टा इज नॉन जीरो, अब यहां पे केस 1 लिखो, केस 1 लिखो, इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 then the system of equations has a trivial solution। यहां पे नाम खाली अलग हो गया, ट्रिवियल सॉल्यूशन। ब्रैकेट में लिखो x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0, इसको ट्रिवियल कहा जाता है, ठीक है। अब ये क्या सिग्निफाई कर रहा है तो देखो ध्यान से। देखो अगर मैंने 3 इक्वेशन लिखा ऐसे, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 लिखा, मान लो x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 लिखा, 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0 लिखा, देखो ऐसा लिखा। देखो ये तीनों प्लेन ओरिजिन से पास कर रहा है और तीनों अलग अलग प्लेन है कि नहीं? हाँ या ना? देखो कोएफिशिएंट डिटर्मिनेंट निकाल के देखो, देखो 1 1 1, ये हो गया 1 माइनस 1 1 और ये हो गया 2 1 माइनस 1, करेक्ट। यहां भी C3 को लिख दो, C1 प्लस C2 कितना आता है बताओ? C2 प्लस C3
1 1 2 हो जाएगा, ये 1 माइनस 1 0, 2 1 0, देखो ये आएगा। सॉल्व करो तो देखो ये हो गया 1 माइनस 2, दैट इज 3 इंटू 2 6। देखो क्या ये 0 है? नहीं है ना। अब लेकिन डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड तो 0 आएगा, तो x क्या लिखेंगे? 0 बाई 6, यानी 0 y 0 z 0, यानी ये तीनों डिस्टिंक्ट प्लेन्स ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रहा है, हाँ या ना। तो यहां पे आगे ये लिखो कि इन दिस केस द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस सिग्निफाई, in this case the system of equations signify three distinct planes intersecting at origin. Three distinct planes intersecting at origin. Correct? Yes, sir. अब केस 2 में आओ, लिखो if delta is equal to 0, if delta is equal to 0, then the system of equations has infinite solutions, और ब्रैकेट में लिख लो नॉन ट्रिवियल, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या सिग्निफाई करेगा, तो देखो इसी में से एक इक्वेशन को अगर मैंने मिटा दिया, देखो मैंने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस अब ऐसे लिखा, सपोज ये लिख दिया 2x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 0 और x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, इसमें से ये जो दोनों प्लेन है ये कोइंसिडेंट है, Yes, ये वाला दोनों, और ये जो प्लेन है, तो दो प्लेन जब इंटरसेक्ट करेगा तो एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन देगा, Yes, और लाइन sir. ऑफ इंटरसेक्शन पे कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट, Yes, राइट? sir. तो यहां भी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होगा कि नहीं होगा? yes, sir. तो कोई भी मान लो मैंने पहला और तीसरा को अगर सॉल्व किया तो देखो 2x प्लस 2z इक्वल टू 0, देखो आता है, यानी x इक्वल टू माइनस जेड हो गया। अब x को माइनस जेड पुट कर दो यहां, तो y कितना आया? 0 आया। तो देखो इसका सॉल्यूशन सेट क्या लिखेंगे हम? माइनस जेड 0 z, वेयर z बिलोंग्स टू r, ऐसा कहेंगे कि नहीं? Yes, sir. हाँ यार। अब देखो z बिलोंग्स टू r, तो z जितना तुम रियल नंबर पुट करोगे उतना सॉल्यूशन आते जाएगा, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आया। अब मैं इसके ऊपर एक एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं। तो ये 5 केस समझ में आया पहले, Yes, sir. टाइप 1 टाइप 2, Yes, sir. ओके। और ये केस ध्यान रखना, ये देखो ये केस इसलिए ध्यान रखना क्यों, देखो अगर मैंने सबको 0 कर दिया तो अब यहां देखो इक्वेशन मेरे पास यही ना बचा था, हाँ या ना। Yes, sir. अब एक काम करो, इसका एक स्पेसिफिक केस लो जिसमें z को हमने 1 पुट कर दिया। तो देखो माइनस 1 0 1, ये ना आया यूनिक सॉल्यूशन, Yes, sir. यानी x इक्वल टू माइनस 1 y इक्वल टू 0, सॉल्यूशन आया। देखो z को 1 पुट कर दिए तो अब इक्वेशन क्या बन गया? देखो यहां इक्वेशन क्या बना? 2 वेरिएबल 3 इक्वेशन, Yes, sir. माइनस 1 कमा 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, Yes, sir. Sir. यानी एक यूनिक वैल्यू ऑफ एक्स वाई सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, Yes, sir. हाँ या ना। तो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब देखो ये हो गया तुम्हारा टाइप 3, समझ में आया? दिस इज, अब देखो ये तीनों इक्वेशन का, इनफैक्ट ऐसे ही तुम इक्वेशन लिखोगे तो तीनों का एक यूनिक सॉल्यूशन आना, मतलब इसको बोलते हैं कॉन्सिस्टेंट। तो जितना वेरिएबल है उससे जब एक ज्यादा इक्वेशन है तो ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन आना, इसी को बोलते हैं सिस्टम इज कॉन्सिस्टेंट। तो हम कहेंगे कि दिस इज कॉन्सिस्टेंट, ओके, इफ एंड ओनली इफ। देखो इसका क्राइटेरिया क्या था इनफाइनाइट सॉल्यूशन का? डेल्टा 0, तभी ना आया। और उसी का एक स्पेशल केस है ये। Yes, sir.
तो यहां पे कोएफिशिएंट डिटर्मिनेंट यानी A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 C3 और ये इक्वल टू 0 होना। देखो यही ना आता है, सर याद रहेगा बात। और यहां ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस अब क्या हुआ, तो देखो x और y जैसे ही z गायब हो गया, इसका मतलब ये अब लाइन का इक्वेशन बन गया। यस सर Yes, sir. तो यहां पे ये सिस्टम क्या सिग्निफाई करता है, 3 कॉन्करेंट लाइंस को सिग्निफाई करता है। यस सर तो ये चीज लिख लेना, ये है तुम्हारा टाइप 3, ठीक है। केस 3 की टाइप 3, टाइप 1 नॉन होमोजीनियस, टाइप 2 होमोजीनियस, ये है टाइप 3। जब नंबर ऑफ इक्वेशन वेरिएबल से ज्यादा है, ठीक है। और ये कॉन्सिस्टेंट कब होगा, जब कोएफिशिएंट डिटर्मिनेंट 0 है। और इस केस में ये क्या सिग्निफाई किया, इस पर्टिकुलर केस में करंट लाइन सर, यस 3 कॉन्करेंट लाइन, सिस्टम ऑफ 3 कॉन्करेंट लाइंस। लिख लिए, लिख रहे सर। लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इस पे सवाल अक्सर आता है। ये टोटल देखो 6 केस है, ठीक है। और 6 में से एक केस पे सवाल जरूर पूछता है हर साल। मतलब ये 6 केस अगर तुम थॉरोली सीख गए तो 4 नंबर तुम्हारा गारंटीड, ठीक है। लिख लिया सर। हो गया। अब मैं एग्जांपल्स लेता हूं इसके ऊपर। मैं एक ही साथ मल्टीपल क्वेश्चन लूंगा, एक ही क्वेश्चन नहीं लूंगा। लिखो, कंसिडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x plus py plus 6z equal to 8, x plus 2y plus qz equal to 5, x plus y plus 3z equal to 4, ठीक है। कंसिडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये तीनों लिखो। फाइंड द वैल्यूज ऑफ p and q, find the values of p and q for which this system of equations has, पहला में लिखो no solution, ठीक है। दूसरा लिखो यूनिक सॉल्यूशन, और तीसरा में लिखो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अब पहले क्वेश्चन देख के बताओ कि ये नॉन होमोजीनियस है कि होमोजीनियस है। नॉन होमोजेनियस। नॉन होमोजीनियस, क्योंकि कम से कम एक कांस्टेंट नॉन जीरो है। यस सर। तो ऐसे Non-homo- केस में देखो, सवाल कोई भी पूछा जाए तीनों में से, ठीक है, 3 ही पॉसिबल सवाल है कि या तो नो सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहां पे देखो, अब यहां पे क्वेश्चन घुमाने का तरीका बस एक ही है। अगर मैंने ये पूछ लिया होता कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू, जिसके लिए इसका 3 सॉल्यूशन है या 2 सॉल्यूशन है, तो एक से ज्यादा सॉल्यूशन होने का मतलब ही है इनफाइनाइट सॉल्यूशन होना। समझ में आया बात। यस सर। तो ये कंफ्यूजन में मत रखना कि 2 सेट ऑफ सॉल्यूशन होता है, कभी नहीं होता है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन सेट 0, 1 या इंफिनिटी होता है सीधे। तो एक से ज्यादा हुआ मतलब इनफाइनाइट ही है, ठीक है। तो इनफाइनाइट वाला कंडीशन लगाना है। और इनफैक्ट जेईई एडवांस में एक बार ऐसे भी सवाल पूछा है और लोग कंफ्यूज हो गए। तो अब यहां ध्यान से देखो, सबसे पहले कोएफिशिएंट डिटरमिनेंट कैलकुलेट करो। देखो 2p6, 12q एंड 113। ज्यादा कुछ नहीं, तामझाम कुछ मत करो, सीधे कैलकुलेट करो। 6 माइनस q, ओके, माइनस ऑफ p इंटू 3 माइनस q, और ये हो गया तुम्हारा 6 इंटू 1 माइनस 2, दैट इज माइनस 1। तो ये 12 माइनस 2q माइनस 3p प्लस pq माइनस 6। तो ये 6 माइनस ऑफ 2q माइनस 3p प्लस pq। ऑल राइट, देखो 2 कॉमन ले जाओ यहां से, तो देखो 3 माइनस q, और माइनस p कॉमन ले जाओ तो ये 3 माइनस q। तो देखो दिस इज 2 माइनस p इंटू 3 माइनस q, ओके।
तो देखो डेल्टा का वैल्यू हम लिख सकते हैं p माइनस टू इंटू क्यू माइनस थ्री। देखो ये लिखा जा सकता है। यस सर। डेल्टा x देखो पहला कॉलम को हम 854 से रिप्लेस करेंगे, तो 854 p21 एंड 6q3। देखो ऐसा लिख सकते हो। अब इसको भी वैसे ही कैलकुलेट कर लो, 8 इंटू 6 माइनस ऑफ q, राइट, माइनस ऑफ p इंटू 15 माइनस ऑफ 4q। ओके, 15 माइनस 4q प्लस 6 टाइम्स ऑफ देखो 5 माइनस 8 यानी माइनस 3। तो देखो 48 माइनस 18 इज हाउ मच, 30। तो 30 माइनस 15p और माइनस ऑफ 8q और प्लस 4pq। देखो ऐसा लिख सकते हो। तो 15 माइनस ऑफ 4q और यहां पे आ गया 2 माइनस p, राइट। तो डेल्टा x मैंने यहां पे लिख दिया, दैट इज p माइनस 2 इंटू 4q माइनस ऑफ 15। देखो ये लिख सकते हैं। यस सर। डेल्टा y कितना होगा, देखो 211,854 एंड 6q3। अब जरा ध्यान से देखो, पहला और तीसरा रो क्या प्रोपोर्शनल है? अरे 1 इंटू 2, 4 इंटू 2 8, Yes, 3 इंटू yes. 2 6, तो ये सीधे जीरो हो गया। तो डेल्टा y मेरा जीरो निकल गया। ठीक है, अब रहा सवाल डेल्टा z का। तो देखो 211 ये हो गया p21 और यहां होगा 854। देखो यही ना लिखेंगे। तो 8 माइनस 5 3 इंटू 2 6 माइनस p इंटू 4 माइनस 5 माइनस 1 और 8 इंटू 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1, तो ये माइनस 8 यानी ये p माइनस 2 देखो आ गया। तो डेल्टा z इज इक्वल टू p माइनस 2। अब यहां देखो पहला केस में मैंने बोला है नो सॉल्यूशन, ठीक है। नो सॉल्यूशन कब होता है? डेल्टा इक्वल टू 0। डेल्टा जीरो होना चाहिए, लेकिन डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z में से कम एक नॉन जीरो भी होना चाहिए। यस सर। तो अब ये बताओ, अगर तुमने p को 2 पुट कर दिया तो डेल्टा जीरो होता है, लेकिन बाकी सब भी तो जीरो हो गया। समझ में आया बात? तो यहां पे हम क्या कहेंगे कि p2 नहीं होना चाहिए और साथ में q तुम्हारा क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। यस सर। तो देखो p2 नहीं है तो ऑटोमेटिकली देखो ये वाला जीरो नहीं होगा, लेकिन q3 कर दिए तो डेल्टा जीरो हो गया, हाँ या ना? यस सर। बाकी देखो ये नॉन जीरो, ये नॉन जीरो, तो नो सॉल्यूशन आएगा कि नहीं। दूसरा केस में देखो मैंने बोला यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए सीधा सा बात है, डेल्टा शुड नॉट बी जीरो, यानी p नॉट इक्वल टू 2, q नॉट इक्वल टू 3 कह सकते हैं, हाँ या ना? यस सर। अब तीसरे में देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा, जब चारों डिटर्मिनेंट एक साथ जीरो हो गया। डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा जेड इक्वल टू जीरो। और ये कब संभव है, देखो पी क्यू है और क्यू कोई भी अब रियल नंबर हो, उससे कोई फर्क पड़ता है? देखो p को 2 कर दो तो चारों डिटर्मिनेंट जीरो हो गया। q कोई भी रियल नंबर ले लो, अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस तो सर। देखो तीनों का आंसर आ गया। तो सवाल मुझे तीनों में से कोई एक भी पूछता तो मुझे इतना काम करना ही करना है। समझ में आया बात? यस सर। और जे में यस ऐसे सर। ही पूछेगा जिसमें कि तुमको चारों निकालना ही पड़ेगा। लिख लो। यस सर।
लिख लिए सर। हो गया? सब लोग लिख Yes, लिए? sir. ओके, चलो अगला सवाल लिखो। फाइंड द वैल्यूज ऑफ p फॉर विच the system of equations x plus 2y plus z equal to 0, 2x plus py plus z equal to 0, x minus y minus 2z equal to 0 has non-trivial solutions. अब बताओ ये होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस है बच्चे? Homogeneous. तो होमोजीनियस में नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब आता है? अभी सिखाया है, बोलो। डेल्टा इक्वल टू 0 पर। करेक्ट। डेल्टा नॉन जीरो में ट्रिवियल आएगा, डेल्टा जीरो में नॉन ट्रिवियल। तो डेल्टा इज इक्वल टू, देखो 1 2 1 2 p 1 1 माइनस 1 माइनस 2, और ये डिटर्मिनेंट तुम्हारा जीरो होना चाहिए। यस क्यों? अब बताओ ये कितना आता है? दिस मीन्स 1 इंटू, देखो माइनस 2p प्लस 1, करेक्ट। माइनस 2 इंटू, देखो माइनस 4 माइनस 1 यानी माइनस 5 प्लस 1 इंटू माइनस 2 माइनस p इज इक्वल टू 0। देखो ये सिंपल सा इक्वेशन आता है। तो ये क्या हो गया? माइनस 3p, ये हो गया प्लस 1 प्लस 10 माइनस 2 इक्वल टू 0। ऑलराइट, तो यहां से आ गया 3p इज इक्वल टू 9, यानी p इज इक्वल टू हाउ मच? 3। देखो इससे आसान कुछ पूछ सकता है? समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। यस सर। Yes, sir. हाँ, तो अगर समझ में आ गया तो मैं एक दो ठो सवाल दूं। यस सर। Yes, sir. लिखो, लेट ए बी सी बी पॉजिटिव नंबर्स, let a b c be positive numbers, then find the number of solutions of the following system of equations. देखते हैं तुम लोग Solution of the following system of equations. देखो जेई एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो मैंने एक्स वाई जेड की जगह एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर लिख दिया, बस इतना ही चेंज। ठीक है, एक और सवाल लिखो। ये सब जेई एडवांस का क्वेश्चन हम दे रहे हैं। ये पहला दिया, दूसरा लिखो, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x minus ky minus z equal to 0, kx minus y minus z equal to 0, and x plus y minus z equal to 0 has non-zero solution, then find the values of k. अब एक और बात देखो, यही सब लैंग्वेज में ट्विस्ट होता है। यहां जैसे नॉन ट्रिवियल की जगह नॉन जीरो दिया, नॉन ट्रिवियल, ट्रिवियल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? एक्स वाई जेड तीनों जीरो। तो नॉन ट्रिवियल में क्या आ रहा है? नॉन जीरो सॉल्यूशन आ रहा है। यस सर। तो कई बार नॉन ट्रिवियल को नॉन जीरो भी बोल देगा। ठीक है, तो मतलब यहां क्या करना है? खाली डिटर्मिनेंट को जीरो कर देना है। देखो यही सवाल ना है, खाली बस लैंग्वेज Yes, बदल। sir. यस सर। देखो एक और सवाल लिखो, लेकिन वो भी एक ही है, चलो फिर भी लिखो तुम। ये भी जेईई एडवांस का ही क्वेश्चन है, मैंने जैसा दिखाया वही है।
देखो, कंसिडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x minus y minus z equal to 12, x minus 2y plus z equal to 4, x plus y plus lambda z is equal to 4. ठीक है? Find the value of lambda for which this system does not have a solution. तो देखो, नो सॉल्यूशन वाला केस. Yes, sir. समझ में आया Yes, sir. कि नहीं आया? आया सर. आ गया सर. ये टाइप 3 का भी क्वेश्चन आया है, लेकिन वो बहुत बड़ा सवाल है तो उतना नहीं लिखवाएंगे, तुम लोग खुद सॉल्व करना. ठीक है, चलो पहले तो ये तीनों करो. इसके कितने सॉल्यूशन सेट्स हैं पहले बताओ. ठीक है, ट्राई कर लो, नहीं बनेगा तब हम बताएंगे. ये वाला मिटा देना. Yes, sir. ओके. जल्दी करो.
पहले का आया, कितना सेट है? एनीबडी? एक बच्चा भाग गया। क्या हो रहा है? कोई आवाज काहे नहीं आ रहा है? कोई आंसर नहीं दे रहा है? पीछे से बना रहे हैं सर। क्यों? ये आसान है इसलिए? यस सर। अब देख, 1/a² को कैपिटल ए ले ले, 1/b² को कैपिटल बी, और 1/c² को कैपिटल सी लिख लो। आसान होगा थोड़ा सॉल्व करने में। तो देखो इक्वेशन क्या है, देखो ax प्लस by माइनस ऑफ cz इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। ax माइनस by प्लस cz इक्वल टू 1, और माइनस ऑफ ax और प्लस by और प्लस cz इज इक्वल टू 1। देखो क्या ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है मेरा? तो यहां Yes, पहले yes, ही डेल्टा लिख लो, a माइनस a, b माइनस b, और ये हो गया माइनस c। देखो a b c कॉमन ले गया, तो यहां पे क्या बचा? देखो 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1। देखो ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? अब इवेलुएट Yes, कर लो इसको, ए बी सी। अब देखो -1 -1 -2 पहला गया। अब देखो 1 + 1 2, तो ये -2 और एक आ गया। अब ये हो गया 1 माइनस 3 माइनस मिला के कितना आ गया? 0। 0. तो ये -4 टाइम्स ए बी सी, देखो x हो गया कोएफिशिएंट डिटरमिनेंट। मैंने ठीक लिखा है कि गलत लिखा है? ठीक है सर। अब डेल्टा x में देखो चेंज क्या होगा, ये a वाला कॉलम हट जाएगा, यहाँ 1 1 1 होगा, यहाँ b माइनस b b माइनस c c और ये c। तो यहाँ bc कॉमन आ गया, तो देखो 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1, और ये हो गया 1 1 1, करेक्ट। अब इसको इवेलुएट कर लो, कितना आता है बताओ? -2 और ये 0 हो गया, अगला हो गया 1 + 1 2। कुछ गड़बड़ कर रहा है हम लगता है। और ही हो रहा है सर। हाँ -4. ये भी -4 -4 सर, -4। -2, so that means ये -4 BC हुआ, ठीक है। अब बताओ डेल्टा y कितना होगा? देखो a माइनस है, यहाँ 1 1 1, यहाँ माइनस c। तो देखो AC कॉमन आया, अब ये डिटर्मिनेंट हो गया 1 1 -1 1 1 1 और -1 1 1। जरा इसको सॉल्व करो। एक सेकंड। ये भी -4 AC हो रहा है, ठीक है। तो डेल्टा Z अब यहाँ पे हो जाएगा a माइनस a, ये हो गया b माइनस b और ये 1 1 1। तो यहाँ पे ए बी कॉमन ले जाओ, और ये बताओ ये कितना आया? 1 1 -1 1 -1 1 1 1 1। इसको जोड़ के बताओ। -2, ये 1 + 1 2, तो -2 तो ये -4 AB, ठीक है। इसको मिटा दें। यस सर। क्वेश्चन लिख लियो ना? Yes, sir. देखो क्वेश्चन डायरेक्ट ही है, खाली बस थोड़ा सा ऑल्टरेशन तुमको यहाँ पे पूछने में किया है। तो बताओ कैपिटल X कितना आया? देखो ध्यान से देखो, डेल्टा X बाई डेल्टा, तो -4 BC डिवाइडेड बाई -4 ABC कितना हो गया बताओ? -4 है क्या नालायक जैसा बात कर? ए सर, ए 1/a। तो देख x² इक्वल टू, अब देख ये a² हो गया कि नहीं हुआ?
1/a का मतलब क्या हुआ, a स्क्वायर ही ना हुआ। तो x तुम्हारा प्लस और माइनस a आया कि नहीं। अब सिमिलरली y का वैल्यू देखो 1/b हो गया, तो यहां से हम लिखेंगे y स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। इसका मतलब y प्लस माइनस b आया। z इज इक्वल टू 1/C, यानी कैपिटल Z ये है, तो z स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। तो z तेरा प्लस माइनस c हुआ। तो देख सॉल्यूशन है प्लस माइनस a प्लस माइनस b प्लस माइनस c। अब ये बताओ x का दो वैल्यू के लिए y का दो वैल्यू है, और उसके दो वैल्यूज के लिए इनफैक्ट देखो z का दो वैल्यू है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8 सॉल्यूशन सेट पॉसिबल है कि नहीं। यस सर। लेकिन एक बात बताओ, मैंने पहले ही क्वेश्चन में क्या मेंशन किया था, ABC पॉजिटिव। पॉजिटिव सर, पॉजिटिव। करेक्ट। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन सेट्स 8 है, उसमें से पॉजिटिव अगर हम खाली लें तो कौन सा लेना है बताओ, एक मिनट। हाँ ठीक है, तो पॉजिटिव लेगा तो खाली ए बी सी एक आएगा। यस सर। हाँ या ना। सर तो पॉजिटिव सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा तेरा, ए बी सी। और ये कितना है, एक ही तो ना है। तो देखो यहीं पे क्वेश्चन में तुमको कंफ्यूज होने का स्कोप है, मतलब जानबूझ के दिया जाता है ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। अगर पूछा होता कि पहला कंडीशन नहीं देता, ठीक है, खाली पूछता नंबर एबीसी पॉजिटिव इंटीजर है वो छोड़ देता, तो आंसर 8 होता। लेकिन जैसे ही दे दिया एबीसी पॉजिटिव नंबर्स है, तो अब तेरा आंसर कितना होगा, 1। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया बताओ। यस सर। यस। लिख लिए। यस सर। चलो सेकंड वाला किसी ने निकाला आंसर, यस सर 1 होगा। खाली 1 आ रहा है। यस सर। क्वेश्चन में क्या पूछा था, नॉन ट्रिवियल पूछा था ना। यस सर। क्वाड्रेटिक नहीं बना, क्वाड्रेटिक बना था सर। तो एक ही वैल्यू आया, 1 माइनस के माइनस 1, k minus 1 minus 1 and 1 1 minus 1। देखो this determinant is to be 0। तो पहला हो गया तेरा 2 माइनस माइनस प्लस k, ये हो गया माइनस k प्लस 1। अगला हो गया माइनस 1 इंटू k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो यही ना आता है। तो 2 माइनस ऑफ k स्क्वायर प्लस k माइनस 1 इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर इक्वल टू 1, तो k तेरा प्लस और माइनस 1 दोनों ना पॉसिबल है। हाँ या ना। यस सर। यस सर। तो तुम खाली एक आंसर क्यों दिए बच्चे, प्लस और माइनस दोनों ना पॉसिबल है। तीसरा वाला आया, बना रहे हैं। -2 आ रहा है, देखते हैं रुको। सही आया तेरा, ठीक है।
बाकी लोग का है कि नहीं? यस सर। सर निहानत सर डेल्टा जेड ऐसे सर नन जीरो आ गया था सर, तो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई नहीं निकाले, तो डेल्टा से निकाल के जीरो कर दिया। नहीं, डेल्टा जेड में तो तेरा कांस्टेंट आ गया नॉन जीरो, तो उसके साथ ये क्राइटेरिया लगा दो ना, डेल्टा इक्वल टू जीरो। तो देखो 2 माइनस वन वही माइनस किया था सर, उसी से आया। और 1 1 लैम्डा, ठीक है। तो इसको पहले इवेलुएट कर लो, तो 2 इंटू माइनस 2 लैम्डा माइनस 1 प्लस लैम्डा माइनस 1 और माइनस 1 इंटू 1 प्लस 2 3, तो माइनस 4 प्लस 1 यानी माइनस 3 लैम्डा माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, तो माइनस 3 लैम्डा माइनस 6, तो माइनस 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा प्लस 2 ये आया। अब देखो जैसे ही तुम पुट करोगे यहां देखो लैम्डा वैनिश हो जाएगा, डेल्टा जेड नॉन जीरो आ जाएगा। तो डेल्टा इक्वल टू जीरो तुम्हारा कब होता है? लैम्डा इक्वल टू माइनस 2 के लिए। तो माइनस 2 के लिए